और ये सेशन मेरे साथ होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। तो शुक्रिया अपूर्वा। और हम लोग अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और बहुत सारी बातें अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से साझा हुई हैं, तो उन्हीं बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। समीर जी, आपके पास आऊंगा, चूंकि अभी आप सुन रहे थे और बहुत ज्वलंत विषय इस समय है और खासतौर से जिस विषय का जिक्र अभी यहाँ पर हो रहा था उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। कांवड़ यात्रा को लेकर के और जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के विवाद है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष के सीधे आरोप हैं कि आप लोग बांटने का एक तरीके का प्रयास और इस तरीके के आदेशों की कोई आवश्यकता है नहीं अभी। नहीं, देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है और कहीं ना कहीं विपक्ष, मैं कहूंगा कि बांटने की राजनीति करता है। 2011 में देश के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल आया। उस बिल में यह प्राविधान है कि जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, उसको फोटो युक्त अपनी फर्म का नाम, मोबाइल नंबर, अपना नाम और जो सामग्री बेचता है उसका रेट लिस्ट आपको अपनी दुकान पर लगाना पड़ेगा। नाम में कोई प्रतिबंध नहीं है कि नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोपराइटर जो है उस फर्म का, उस कंपनी का, और सब लोग इसका पालन करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, छोटी सी चाय की दुकान है, बिल्डर अपनी दुकान के बाहर फोटो युक्त पहचान पत्र लगाया रहता है, उस पर रेट लिस्ट रहती है कि चाय कितने की मिलेगी, पानी कितने का मिलेगा, समोसा कितने का मिलेगा, बाकी सामग्री, और किसी चीज़ के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अगर पहचान बताने में हमको आपत्ति क्या है? अगर भारत सरकार ने कानून बनाया, 2011 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके रहते उनकी सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल आया, तो क्या मनमोहन सिंह देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे थे? क्या मनमोहन सिंह को समर्थन देने वाले लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे थे? ये सवाल तो जो बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की उस समय यूपीए 1 यूपीए 2 में साथ में थी, कई मुद्दों पर उनके साथ खड़ी रहती थी, समर्थन देती थी, और आज वो कह रहे हैं कि साहब हम बांटने की राजनीति कौन कर रहा? वो मुजफ्फरनगर जहाँ की बात हो रही, वहाँ दंगा हुआ था, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का दंगा, हिंदू और मुसलमान दोनों बेघर हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया और पिछली सरकारों में दंगा युक्त प्रदेश था। तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा नहीं रहता है तो हमें लगता है विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है और कहीं ना कहीं धर्म और जाति के नाम पर हमको बदनाम करने की कोशिश। अंशु जी, बांटने का प्रयास आप लोग करते हो, फिर आरोप लगाते हैं कि ये लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय इसमें आ चुका है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है जिसे मुझे लग रहा है कि छिपाने की, दबाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की रार चल रही है और एक मुहिम चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। दिल्ली लखनऊ से लड़ रहा है, लखनऊ दिल्ली से लड़ रहा है, दिल्ली पर लखनऊ भारी पड़ रहा है, लखनऊ दिल्ली को लाल आंख दिखा रहा है। तो उस मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे फिर से ब्रांड एम्बेसडर बने, इसको लेकर यह अभियान चल रहा है कि उस विषय से हटाया जाए। बाकी जो कांवड़ यात्रा को लेकर, जो नाम लिखने को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने, मुझे लगता है कि जिस तरीके से किरकिरी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है अपनी उच्चतम न्यायालय में, सबके सामने है। और बांटने का काम जैसे अंग्रेज करते थे, वही बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये समाज को बांटने की कोशिश है कि यदि किसी दलित की दुकान है तो उस पर कोई पंडित जी हैं वो सामान ना लें, किसी धानुक की दुकान है, किसी मौर्य की दुकान है तो उस पर कोई छतरी जाए, सामान ना ले। तो ये कहाँ ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कहा कि आप वहां से सामान मत खरीदिए। दूसरा, नियम बनाने की बात कही हमारे बीजेपी के साथी ने। हमने नियम बनाए थे किसी दुकान पे उसकी शुद्धता के लिए कि वहां पर गुणवत्ता बने। आपने जो कानून थोपा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, आपने किरकिरी कराई,
आपने बनाया सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए, समाज को बांटने के लिए। अब आप बेनकाब हो चुके हैं, सफाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर दीजिए, जनता आपके चरित्र को समझ चुकी है। फरहा जी, क्या इस पे आपकी राय होगी, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ गया है, नेम प्लेट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, वहां से भी आदेश आ गया, लेकिन ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष इन तमाम मुद्दों को जातिवाद से जोड़ रहा है? लगातार विपक्ष जो है वो जातिवाद की राजनीति करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और अगर कोई दुकान पे अपना नेम प्लेट या नाम रखता है तो उसमें ऑब्जेक्शन किस बात पे है? अगर हम नाम रख के अपनी दुकान पे दुकान चला रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। फरहा जी, लेकिन मेरा प्रश्न इसमें आपसे ये है, जो कि आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को देख रही हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब इस तरह के नैरेटिव को बिल्टअप किया जाता है, या अगर विपक्ष आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, तो फिर आप लोग वो चीज़ें सही तरीके से डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मैसेज कैसे चला जाता है लोगों के बीच में कि नहीं, ये बांटने की बात हो रही है, आप नेम लगा लीजिए, नेम प्लेट लगाइए, तो ये बांटने का विषय हो गया। उस नैरेटिव को क्यों नहीं आप लोग फिर तोड़ पाते हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से जो बातें, छोटी सी बात एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। और हम माइनॉरिटी से आते हैं और हम लोग लगातार लोगों के बीच में बैठ के उनको इस चीज़ से अवगत कराते रहते हैं कि पार्टी आपके हित में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। और लगातार मुसलमानों के लिए पार्टी ने बहुत सारी, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए गए। तो इस तरह के जो भेदभाव लोग फैला रहे हैं, आपस में गलतफहमियां फैला रहे हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी निवेदन है उन लोगों से कि भाईचारा बना के रखें। और हम इस कंट्री में, जो भारत एक ऐसा बहुत बड़ा विश्व है, जो जहाँ जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हम अपने मुल्क में रह के इस तरह हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये गलत है। समीर जी, क्योंकि जो बात आपने जिससे शुरुआत की उस पर तो सरकार स्टैंड ये है कि भाई देखिए वो तो मामला आपका चला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक, अब वहाँ पे आप अपनी राय रखिएगा। लेकिन इस तरह की जब चीज़ों को आप लोग करते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक मौका आप लोग खुद दे देते हैं विपक्ष को बैठे बैठाए कि आप वो इस तरह की चीज़ों को और हाइप करें, फिर आप लोग कहते हैं कि एक नैरेटिव हो गया या नैरेटिव बिल्टअप कर दिया उन्होंने ऐसा, और इस वजह से वो लोग इन सारी चीज़ों में आगे निकल रहे हैं आप लोगों से? क्यों कहते हैं फिर इस तरह? झूठ की राजनीति करते हुए आज़ादी के बाद आज तक आई है। इनका झूठ सफ़ेद झूठ होता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अभी ये चर्चा कर रहे थे कि साहब हम और झगड़े चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार रही 89 से पहले, 89 के बाद उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो 89 के पहले इनके हर 6 महीने के और 1 साल के बाद मुख्यमंत्री बदलते थे। इनके 5 साल के कई मुख्यमंत्री रहे, मैं इनको नाम गिनवा दूं। दूसरा, मैं एक और इनकी समझ के लिए बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कोई स्टैंडिंग आदेश नहीं जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल के प्राविधान में है कि जो भी आदमी व्यापार करेगा वो अपनी दुकान का नाम, मोबाइल नंबर, प्रोपराइटर का नाम और सामग्री की कीमत लिखेगा। किसी भी जिले के जिलाधिकारी और कलेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ज़िले के अंदर कानून का पालन करें। मुजफ्फरनगर के एसपी ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए, पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में वहाँ कई बार विवाद और झगड़े और दंगे की नौबत आई है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। उसकी सतर्कता को देखते हुए अब कोई कांवड़ यात्री जा रहा, वो व्रत है, अगर किसी दुकान में नॉनवेज भी बनता और वेज भी बनता, अगर उसकी पहचान नहीं है, मैं बैठ गया, खाना मांग लिया और बाद में हमको पता चला भंडारी उनका वही है, सामान प्लेट और चम्मच वही है, कटोरी वही है, वो धुल के ला, तो कहीं ना कहीं भावनाओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इस बात को रखा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो बहाना लिए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुई। एसएलपी दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक रोक लगाते हुए 26 तारीख की तिथि मुकर्रर की है, राज्यों को नोटिस दी है, राज्य अपने पक्ष रखेंगे और फूड सिक्योरिटी बिल के प्राविधान में जो चीज़ें हैं आप उसको नकार कैसे सकते हैं? आप झूठ बोलते हैं, आप सरकारों पर झूठ बोलते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का नेता ये कहता था कि मुसलमानों का देश के संसाधन पर पहला अधिकार है, जो कहता था कि राम मंदिर की जगह
शौचालय बना देना चाहिए। जो राम सेतु को नकारता है, जिसके पार्टी के नेता कसाब की वकालत करते, जिस पार्टी के नेता पाकिस्तान की वकालत करते, बाजवा से गले मिलते हैं, देश के अंदर नफरत फैलाते हैं, देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाते हैं, वो कांग्रेस अगर हमारे ऊपर आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं समीर जी, इस पे भी मेरा प्रश्न काउंटर 20 सेकंड में अपनी बात ठीक है, आपका सवाल मुझे लगता है मेरा काउंटर मैं कहना चाहता हूं, देश को अगर कोई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति दिया, अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? समीर जी, यही मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप इतना बेहतरी के लिए सब कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि सही मायने में आप जो जिसको जिसका हक है उसको दे रहे हैं, तो फिर ये नैरेटिव चल कैसे जाता है? प्रश्न मेरा ये। देखिए, झूठ जो है एक बार चलता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने भ्रम फैलाया, संविधान की बात कही। संविधान की सर्वाधिक रक्षा बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों को स्थापित करने का काम, चाहे भारत से लेके अभी पिछले शोबे में सुन रहा था कि हर आदमी अमेरिका और इंग्लैंड जाना चाहता है, बाबा साहब के पंच तीर्थों को विदेशों में भी, इंग्लैंड में भी स्थापित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के कार्यकाल में किया। हमने देश के अंदर अंबेडकर जी के सम्मान को बढ़ाया, संविधान के सम्मान को बढ़ाया, हमने दुनिया के अंदर भी अंबेडकर जी को स्थापित किया। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनके लिए किया वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? यही तो मेरा प्रश्न है ना। निश्चित रूप से वो उधर क्यों जा रहे हैं? उनकी बात उनको सही क्यों लग रही है? नहीं, उनकी तरफ नहीं जा रहे। देखिए, झूठ और भ्रम बहुत दिन तक टिक नहीं सकता। हम काम के आधार पर आए हैं, हम पहले भी आए थे। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना चाहिए, थोड़ा पीछे भी जाना चाहिए। कांग्रेस 89 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं है, हाशिए पे है। आपको ध्यान होगा 2004 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लोकसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी 35 सीटें जीती थी। लेकिन जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई थी, समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव का मापदंड कुछ और होता है, विधानसभा के चुनाव का मापदंड कुछ और होता है। और जो कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है, सिखों के कत्लेआम का आरोप है, वो कांग्रेस हमको नैतिकता समाजवादी सिखाएगी। पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन उनके अलायंस पार्टनर तो हैं। हाँ, अंशु जी। मुझे लगता है कि समीर जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा दर्शकों को भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे थे। वो कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को आईना दिखा रहे थे। उन्होंने पहले ही कहा कि कांग्रेस सरकार में भी मुख्यमंत्री बदलते रहे, यानी कि ये बात समीर भाई ने कह दी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। जिस तरीके से उस बात को इन्होंने वो किया है, तो दूसरी वो आपको बात याद दिला रहे थे कि आपकी सरकारों में क्या हो रहा था। हाँ, वो काउंटर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं, उन्होंने आप आईना अपना दिखाया, उन्होंने सच से रूबरू कराया कि हम भी बदलेंगे। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हम बंटवारे की राजनीति करते हैं। मुझे आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये काम बचा है कि वो जाएं, वो नेम प्लेट लगवाएं या वो आदेश करें? हर एक विभाग है, तमाम यहाँ पर पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, हर विभाग अपना काम करता है। आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है। हमें आपत्ति तो इसी बात पर है, और यही आपकी भी कार्य समिति में हुआ। आपकी कार्य समिति में आपके नेताओं ने बोला कि पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, 4-5 लोग सरकार चला रहे हैं। ठीक है, आप लड़ाई लड़िए, हमें इससे आपत्ति नहीं, आप खूब लड़िए, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश का नुकसान ना हो आपकी लड़ाई से। चूंकि आप सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। 19 पेपर लीक हो गए, आप उन्हीं पेपर लीक के आरोप पर आए थे सरकार में, और आपने तो झड़ी लगा दी, पेपर लीक पेपर लीक। कोई पेपर नहीं जो सकुशल हो पाया हो, सिर्फ आप मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर यही बात, चलिए ठीक है, नेम प्लेट की बात मान लेते हैं, तो कांवड़ यात्रा का ही समय आपने क्यों चुना? आपने कोई 4 महीने पहले तैयारी क्यों नहीं की? 9 साल से आपकी सरकार है, आपने कोई तैयारी अभी तक नहीं की। 9 साल बाद अचानक याद आ गई, इससे पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती थी। देखिए, आपका जो चरित्र है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो जनता जान चुकी है, इसीलिए अब उसे बताने की जरूरत नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय में जो भी बातें कहनी है वो कहिए। ये जरूर कहूंगा कि हर बार जब किरकिरी होती है तो छिपना कांग्रेस के पीछे ही आकर पड़ता है। कभी नेहरू के पीछे आकर छिपते हैं, तो कभी फूड सिक्योरिटी बिल के आके छिपते हैं। तो ये भी बता दीजिए कि जो 80 लाख लोगों को आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो भी फूड सेफ्टी बिल के द्वारा ही दे रहे हैं, जो कांग्रेस लेकर आई थी। अंशु जी,
अमूमन हम हर दुकानों में देखते हैं, आप लखनऊ में हैं और हर दुकानों में हमने देखा है कि बड़े बड़े नेम प्लेट्स लगे होते हैं, चाहे वो हिंदुओं की दुकान हो चाहे वो मुस्लिमों की दुकान हो। तो अगर रेहड़ी पटरी वालों पर अगर ये चीजें, ये रूल अगर उनके लिए बनाई जा रही है तो दिक्कत कहाँ आपको आ रही है? नहीं, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हमें, आप जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है, हमें उस पर आपत्ति है। आपने शपथ ली है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समानता का, बराबरी का व्यवहार करेंगे। नहीं, लेकिन हम इसीलिए बार बार ये बात कह रहे इसमें जहर कैसे हैं, घोल हम रहे हैं? इसीलिए इस आप बात को अपनी कह रहे हैं कि आइडेंटिटी को बताइए, बीजेपी, ये जहर घोलने वाला कैसे? हम इसीलिए इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान की रोज हत्या करती है, रोज हत्या करती है। आप शपथ लेते हैं संविधान की, बराबरी की बात, मैं जो बात पूरी कर लूं, मैं वही जहर पे ही आ रहा हूं। शपथ लेते हैं, वो मैं सबको पता, वो उसी पे आपने आ रहा भी हूं। ली, ठीक मुझे है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इसमें जहर कैसे घोल रहा है? अभी उनका पूरा नहीं हुआ नहीं, हो तो जहर कैसे घोल रहा है? मैं सबका दूंगा। रोज आप संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन रोज हत्या करते हैं आप संविधान की। आपने कहा बराबरी से भेदभाव नहीं करेंगे, ये भेदभाव नहीं है क्या? आप किसी से पूछ लीजिए, क्या भेदभाव नहीं है? कैसे? अगर नहीं, अपने नाम को क्या disclose आप करना, में ये हिम्मत भेदभाव है? कैसे? क्या आप में हिम्मत है कि आप ब्लड बैंक में जाके ब्लड के पैकेट में नाम लिखवा लें कि ये मकबूल का खून है, या रमेश गौतम का खून है, या अंशु अवस्थी का खून है? हिम्मत है? नहीं है हिम्मत, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप अप्राकृतिक कर रहे हैं। कैसे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कैसे? पूछिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट में बताएं जाके कैसे कर रहे हैं वो गलत। तो कह रहे हैं उसकी, वो तो सुप्रीम बताएंगे, कोर्ट ने, लेकिन आप भी कह रहे हैं ना कि बांटने के लिए, तो ये मैं कैसे उस बांट रहे हैं? डिबेट में नहीं जाना चाहता बहुत ज्यादा, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सब जुडिश है। और मैं आपसे भी कहूंगा, हमारे साथी कोई नहीं, बात आप कह रहे आरोप हैं। लगा रहे थे, इसलिए मेरा प्रश्न था। मैं ठीक है, आरोप फराजी, नहीं, फराजी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, ठीक है, उससे फराजी। सुप्रीम कोर्ट ने सच वो उसे पक्ष proof रखेंगे, किया वो उस तो बात वहां पर को। पक्ष रखेंगे। आप अगर ये हमारा कह रहे हैं कि ये आज बांट रहे की हैं, हमारी अपनी चिंता, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, अंशु जी आपका नाम अंशु आज- अवस्थी है, मेरा नाम आयुष चतुरांशी, ये बताना किस तरीके से बांटने का होगा आज भाई? की हमारी आज की हमारा जो विषय, जो हमारी चिंता है, वो ये है कि भारत सरकार का जो बजट आया, उसमें स्वास्थ्य, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम 2047 तक विकसित भारत बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर सिर्फ 89,000 करोड़ रुपए। मालूम कितना हुआ एक आदमी पर? एक आदमी पर 632 रुपए, जिसमें दवा, इलाज, जांच, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सच्चाई है आपके स्वास्थ्य की। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मैं लखनऊ में बैठा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हैं, तमाम मंत्री भी हैं यहाँ पर, पूर्व मंत्री। मेडिकल कॉलेज, आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था राजधानी की है मेडिकल कॉलेज, आज भी वहां पर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज की अपनी मशीनें नहीं है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, गरीब आदमी जाता है, सब जाते हैं। आज भी वहां पर प्राइवेट किसी भी सेंटर के इंस्टीट्यूट लगे, अगर आपको एमआरआई करानी है, सीटी स्कैन कराना है, ब्लड जांच करानी है, तो आपके पास केजीएमसी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं, ये सब जहर भुगोलने वाली राजनीति छोड़िए, आप सत्ता में हैं, ठीक है, फराजी, आप चूंकि यहाँ पर बात अभी ये पॉलिटिकल बहुत सारी होती रहेंगी और अभी बहुत सारे सत्र हैं, उसमें भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक चूंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को आप देख रहे हैं, मैं महिलाओं से संबंधित ये समझना चाह रहा हूँ, उन महिलाओं के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर पा रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि आप विकास की उस धारा में साथ में ला करके खड़ा करेंगे, खासतौर से अगर मैं माइनॉरिटीज की महिलाओं की बात करें, क्या आप लोग उसके दिशा में प्रयास कर रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार पार्टी की तरफ से बहुत सहयोग मिला, और मैं खुद, मेरे साथ करीब 500 मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको रोज़गार से जोड़ा गया, जिनको आत्मनिर्भर किया गया, जिनको काम दिया गया, जो छोटे छोटे काम करते थे, जरी का, कामदानी का और बखिया के, इस तरह के काम जो यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं करती थी, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा उन महिलाओं पर फोकस करके उनको कामयाब करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए काम किया। और मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में है। समाजवादी सरकार में कितने दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम हुआ, शिया सुन्नी हुआ, जो दंगे लखनऊ में हुए, जो जुलूसों को लेके दंगे होते थे, आज हम सब इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। आज जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है, तब से हमारे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। फरहा जी,
राजनीति से इतर एक सवाल, स्वास्थ्य को लेकर अल्पसंख्यकों को आप देख रही हैं, महिलाओं में सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको क्या नजर आता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो वो खुल के सामने नहीं रख पा रही हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड, वो चीजें जो रखने में उन्हें अभी भी बहुत सारी परेशानी हो रही है, बहुत सारा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? देखिए, पहले की जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाओं में खास करके पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनको अब जाकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, जिसके माध्यम से उनको जानकारी हो रही है, उनको पता चल रहा है कि उनको किस तरह की बीमारी और उसके इलाज के लिए उनको क्या करना है। और जिस तरह से आयुष्मान का लाभ मिल रहा है लोगों को, और आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री इलाज जो होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ और काफ़ी सिक्योरिटी मिली है। आज महिलाएं जाती हैं, दिखाती हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं होती उन्हें। और स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो आशा बहनें हमारी हैं, वो घर घर जाके उनको नॉलेज दे रही हैं, उनको बता रही हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उनको दिक्कतें ना हो। बिल्कुल। अंशु जी, क्या आप सहमत हैं कि क्या वाकई अभी भी जो अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं, उन्हें वो स्वास्थ्य सुविधाएं, वो स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिल पा रहा है जिसका दावा सरकार कर रही है? मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक के साथ साथ सभी को मिलना चाहिए। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम कोई जहर घोलने की राजनीति थोड़े करते हैं, हम चाहते हैं मिले। लेकिन हम आज चिंतित हैं। मैंने कहा स्वास्थ्य पे आपने बात की, अच्छा है। 632 रुपये आज के बजट में पूरे देश में एक आदमी पर है। क्या उसमें आंगनवाड़ी, क्या तो उसको तनख्वाह मिलेगी, क्या उसमें इलाज मिलेगा? हमारा तो बेहतर तरीके से समीर जी आपको शिक्षा पर describe कर पाएंगे। ले लेते हैं, फिर मैं भूपेंद्र जी भी हैं, मैं उनसे बात शिक्षा पर बात कर लेता हूँ। 1,26,000 करोड़, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, सरकार के आंकड़े। 900 रुपये एक आदमी पर, उसमें पेंशन भी है, तनख्वाह भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। 1.5 लाख शिक्षकों की कमी उत्तर प्रदेश में। समीर जी, बजट आया, उस पर बड़े सवाल उठ गए। नहीं, देखिए, 2 बातों पर मैं कहूँगा। एक तो स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 13 मेडिकल कॉलेज थे। रायबरेली में सोनिया जी सांसद थी, वहाँ एम्स बनाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन एम्स 17 से पहले नहीं चल पाया। ये लाख प्रयास किए, नहीं चला। कब? जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। 13 मेडिकल कॉलेज को हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, हम 63 मेडिकल कॉलेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज बना रहे। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए। रही बात इनकी जो संविधान की बात कर, संविधान की हत्या करने का अगर पुरस्कार किसी को है तो कांग्रेस को। देश के अंदर इमरजेंसी किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी। क्यों लगाया? गलत तरीके से वो चुनाव जीती थी। हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने उनके चुनाव को खारिज किया था और अपने जो गलत कर्म थे उसको दबाने के लिए उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाया। ये देश जानता है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। और कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोलती है, जो कभी समाज के लिए काम नहीं करती है, जो हमेशा नफरत की बात करती है। इनके नेता राहुल गांधी संविधान का अपमान कैसे करते हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के नोट की पर्ची पॉकेट से निकाल के मीडिया के सामने फाड़ के उन्होंने कहा था कि कोई भी सरकार बिना मुझसे पूछे काम नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री को जो धत्ता बताता हो, देश के संविधान को जो धत्ता बताता हो, जो आदमी अपने को सबसे ऊपर मानता हो, उस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के जब झूठ बोलते हैं तो जनता समझती है और ये मानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानती है। आप ये कल्पना करिए, जो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, वो ऐसे बातें कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, जैसे लग रहा है कि देश की जनता ने उनको बहुमत दे दिया। 100 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिली। और मैंने उदाहरण भी दिया इसके पहले 2-3। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने जा रहे हैं।